Hello everyone, I welcome you all to your own channel Keep Learning with Sandeep Bihan. Students, in our previous class we had started our chapter 10 of class 7 TAV publications, in which we had done the rise of three main empires, जिसमें से दो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, that is Rashtrakutas and Palas. So in our today's class we'll discuss about the kingdom of Pratiharas. So let's start our today's class. They are also called गुर्जरा प्रतिहारास. अब प्रतिहारास को और क्या बोलते थे बेटा? उनको गुर्जर प्रतिहार्स भी बोला जाता था. प्रोबेबली अब ये गुर्जर नाम क्यों जुड़ा उनके साथ? मे बी बिकॉज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात. गुजरात रीजन में इस्टेब्लिश हुए, इसलिए शायद उनका नाम क्या पड़ा? गुर्जर प्रतिहारास. They ruled over Gujarat and southwestern part of Rajasthan. The founder of Pratihara Empire was नागा भट्टा. आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक में कि गुर्जर प्रतिहार जो थे, ये जो एम्पायर थे, इनके फाउंडर कौन थे, इसके नींव किसने रखे थे इसके साम्राज्य की? नागा भट्टा वन ने. ओके. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मिहिर भोज. और इस डायनेस्टी के अगर हम लोग दूसरे महान रूलर की बात करें तो वो कौन थे? मिहिर भोज. अब क्यों उनको एक महान रूलर बोला जाता है? ही कंकर्ड कन्नौज अराउंड 836 CE. कन्नौज जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता था, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था. द कंटिन्यूस बैटल्स वीकन द प्रतिहाराज एम्पायर एंड इट ब्रोक इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम्स. पर हुआ क्या? शुरू में तो कुछ शासक आए जिन्होंने इस एम्पायर को बढ़ाया, लेकिन अब लगातार युद्ध जब वो करते रहे तो उनकी शक्ति, उनकी जो पावर थी वो क्या हो गई? वो धीरे धीरे कम पड़ने लगी. अब युद्ध लड़ेंगे तो उसमें रिसोर्सेज भी यूज़ करेंगे, मैन पावर भी यूज़ करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी यूज़ करेंगे, मनी भी तो उसमें यूज़ करेंगे. तो धीरे धीरे क्या होने लगा? वो कमज़ोर पड़ने लगे. जब वो कमज़ोर पड़ेंगे तो अभी तक हम जो पीछे 2 डायनेस्टीज कर चुके हैं, 2 किंगडम्स हमने किए, क्या देखा? जब कमज़ोर पड़ गए तो वो बिखरना शुरू हो जाएंगे. तो सिमिलर थिंग हैपेंड हियर. तो जब ये भी कमज़ोर हुए, बिकॉज अब इनके कमज़ोर होने का कारण क्या था? कॉन्टिन्यूस बैटल. ओके. weakened the Pratihara Empire and it broke into smaller number of many kingdoms. अब इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य बन गए. पूरे प्रतिहारा डायनेस्टी में से, प्रतिहारा एम्पायर में से छोटे छोटे क्या बन गए? छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य निकल के सामने आए. वो छोटे साम्राज्य कौन से थे? आप डू यू नो में देखेंगे. 5 किंगडम्स विच इमर्ज फ्रॉम द प्रतिहारा एम्पायर वर द चौहान्स ऑफ राजस्थान, गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, सोलंकीज ऑफ गुजरात, परमारास ऑफ मालवास एंड द चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड. ये 5 रीजन्स में 5 अलग अलग एम्पायर क्या हो गए? इमर्ज हो गए. द प्रतिहारास वर ग्रेट वॉरियर्स. अब ये भी जो है वैसे तो बहुत महान योद्धा थे. एंड दे फॉट मैनी बैटल्स विद द पालास एंड राष्ट्रकूटास. ठीक है. तो हमने शुरू में ही देखा था कि ये तीनों जो एम्पायर्स थे ये भी आपस में युद्ध करते रहते थे एक दूसरे के साथ. तो इन्होंने दीज वर आल्सो द ग्रेट वॉरियर्स एंड दे आल्सो फॉट मैनी बैटल्स विद पालास एंड राष्ट्रकूटास. अब देखिए बेटे, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि गुर्जर प्रतिहार कालीन केदारनाथ मंदिर. केदारनाथ मंदिर के बारे में तो आप सबको पता है ना? तो केदारनाथ जो मंदिर है, जो यह कब बना था? गुर्जर प्रतिहार कालीन, यानी उन्हीं के समय में ये मंदिर बनाया गया था. और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मिहिर भोज ने, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था. और कब करवाया था? 8वीं शताब्दी यानी 8th सेंचुरी में करवाया गया था. तो गुर्जर प्रतिहार जो थे ये लोग भी कला के प्रेमी थे, यानी आर्ट लवर्स थे. एंड इनके टाइम पे इन्होंने जितने भी कुछ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स जो बनवाए उत्तर भारत में, उन सभी मंदिरों की जो कलाकृति यानी जो आर्ट है उन मंदिरों में, जो टेक्निक जो यूज़ की है, दैट इज कॉमन इन ऑल दी टेम्पल्स. उसके बाद है आपका द प्रतिहारास किंग वर ऑल्सो ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. जैसा अभी हमने पीछे देखा, किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वॉज अ वेल नोन स्कॉलर. वो खुद एक बहुत ही बड़े विद्वान थे.
एंड रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एट अ फास्ट रेट अंडर प्रतिहाराज रूल। अब क्योंकि ये कला, साहित्य, शिक्षा, इन सबको बहुत इन्होंने प्रोत्साहित किया, बहुत बढ़ावा दिया, तो इस समय क्या हुई, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं भी निकल कर सामने आई। भाषाएं कैसे निकल के सामने आई, मतलब वो भाषाएं थी बट उनको और ज़्यादा उनके बारे में उनको और ज़्यादा आगे प्रोत्साहित किया गया। During this time, early forms of Marathi and Gujarati were spoken in Western India. Bengali, Assamese and Oriya became popular in Eastern India. देखो ये कुछ भाषाएं हैं जो थी तो पहले भी, लेकिन समय के साथ स्पेशली प्रतिहारा वंश के समय पे क्या हुई, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई हैं देखेंगे हम, दैट इज़ मराठी, गुजराती एंड बंगाली, असमीज एंड उड़िया। ये कुछ भाषाएं हैं जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के क्या हुई, काफ़ी पॉपुलर हुई। द ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, खजुराहो के मंदिर आपने सुने भी होंगे। द ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, थंजावर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहाराज। ये सभी मंदिर जो हमें कुछ ईस्टर्न, वेस्टर्न, मिडल इंडिया में जो हमें देखने को मिलेंगे, ये सभी किसके द्वारा बनवाए गए थे, प्रतिहारा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी समय पे और क्या हुआ बेटा कि मिनिएचर पेंटिंग, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेंटिंग का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। ये पेंट, इस तरह की जो कलाकृतियाँ थी ये किसके समय में उभर कर सामने आई, प्रतिहारा वंश के समय पे। ओके, दिस टाइप ऑफ पेंटिंग इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ मिनिएचर painting which started during this period. Now next we'll do the tripartite struggle. अब हमने देखा था कि इन्होंने क्या किया था, कुछ अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग राज्यों पे इन्होंने अपने कब्जा करने की कोशिश की। तो कन्नौज वॉज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पावर। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के हटी हूँ कि कन्नौज जो एरिया था उसको पावरफुल साम्राज्य में से, पावरफुल एरिया में से एक माना जाता था, और उसके ऊपर कब्जा करना मतलब पावर अपने हाथ में लेना। तो कन्नौज वॉज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया, हैंस द थ्री किंगडम्स। अब वो तीनों किंगडम्स कौन कौन सी हैं जो हमने अभी डिस्कस की, राष्ट्रकूटा, पाला एंड प्रतिहारा, वो कंटिन्यूसली एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल टू पोजेस कन्नौज। अब तीनों के बीच में युद्ध होता रहता था, किसके लिए, कन्नौज को अपने कब्जे में करने के लिए। और यही जो तीनों के बीच में स्ट्रगल था कन्नौज को हासिल करने के लिए, ये जो तीनों एम्पायर आपस में युद्ध लड़ते थे उसको ही क्या नाम दिया गया, ट्रिपैटाइट स्ट्रगल। ईच ऑफ देम सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग कन्नौज। और तीनों ही अलग, अब सपोज एक बार युद्ध हुआ, मान लो राष्ट्रकूटा ने हमला कर लिया, दोबारा फिर से युद्ध हुआ तो उस समय पाला जीत गए, फिर युद्ध हुआ, हो सकता है दोबारा से राष्ट्रकूट जीत गए, अगली बार युद्ध हुआ तो प्रतिहारा जीत गए। तो मतलब एक एक बार सब जो है कन्नौज के ऊपर अपना राज स्थापित कर चुके थे। दे ऑल हैव रूल्ड देयर इन टर्न एज दे वर ऑलमोस्ट एट पार इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, बट द कंटिन्यूअस बैटल्स वीकन देम एंड फाइनली लेड टू देयर डिक्लाइन। पर हुआ कि आप देखो, एक राज्य को पाने के लिए वो आपस में ही लड़ रहे हैं, है ना, तो क्या होगा। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि युद्ध में क्या होता है, बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं, पैसा भी यूज़ हो रहा है, बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिकली एक जो साम्राज्य थे क्या होने लगे, दे स्टार्टेड टू वीकन, कमज़ोर हो गए, उनके पास अब रिसोर्सेज की कमी थी, तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, दे मूव टूवर्ड्स देयर डिक्लाइन। इन साम्राज्यों का धीरे धीरे अंत होने लगा, एंड देयर एम्पायर्स disintegrated into many small kingdoms within a period of 100 years। और इनके लास्ट के जो कुछ साल थे, in the last century we can say, they moved towards their decline। next we'll do, हमने कर लिया देखो किस किस के बारे में, राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास। और प्रतिहारास में हमने देखा था कि कुछ छोटे छोटे 5 साम्राज्य अलग अलग बन गए थे, उनमें से एक था राजपूत। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द राजपूत्स। अराउंड द 9th century CE मैंने आपको बताया था बेटा कॉमन इरा, द होल नॉर्थ इंडिया हैड बिकम अ पैच वर्क of small kingdoms as the power of the Rashtrakutas, the Palas and the Pratiharas ended almost simultaneously।
तो या साथ साथ ही ये जो तीनों साम्राज्य थे उभर के सामने आए थे, साथ साथ ही इन लोगों का क्या हो गया, धीरे धीरे पतन हो गया, दे मूव टूवर्ड्स देयर डिक्लाइन। मतलब ये साम्राज्य स्थापित भी एक साथ ही हुए थे और उनका जो एंड हुआ वो भी ऑलमोस्ट साथ साथ ही एक ही समय पर हुआ। During the 10th century CE, three important developments took place in the medieval India. Firstly, North India came in close contact with Western and Central Asia. अब हुआ क्या, इसी समय में जो इंडिया था इसका कांटेक्ट हुआ कुछ बाहरी शक्तियों के साथ। अब वो शक्तियाँ यानी वो जो लोग थे, वो जो रूलर्स थे, कहाँ से आए थे? फ्रॉम वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द किंगडम्स came under the rule of Rajputs, कि ज़्यादातर अब इनमें से जो आए थे वो किसके समय में आए थे? ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजपूत्स हु वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद वन अनदर। अब ये जो जितने वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया से जो भारत पे आए थे आक्रमणकारी, दे इन्वेडेड इंडिया, इनमें से जो मेन थे वो राजपूत्स थे। एंड राजपूत्स ने क्या किया, वो राजपूत्स दूसरों के राज्य पर भी कब्जा कर रहे हैं, प्लस दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद वन अनदर, आपस में भी एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। Finally, the continuous war created political instability, which was the major cause of the beginning of Turkish invasion in North India. तो हुआ क्या? अभी वही बात है, देखो राजपूत राजा ही दूसरे राजपूत राजा के साथ लड़ रहे हैं, है ना, यानी इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। वो आपस में मिलकर भी तो अपने साम्राज्य को बढ़ा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब ये युद्ध बढ़ते रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो ऑफकोर्स जब दो लोग लड़ते हैं ना तो बीच में तीसरा फायदा जरूर उठाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वो तीसरा फायदा उठाने वाले कौन थे? टर्किश। दे इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने जो है इसका फायदा उठाकर अब उन्होंने भारत के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, यानी हमला कर दिया। अब हम लोग राजपूत्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। द राजपूत्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेडाइवल इंडिया। दे वो फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, इनको इनकी बहादुरी के लिए बहुत जाना जाता है ना। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। अभी राजपूत्स आए कहाँ से, किस वंश के थे, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस के पास नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं है। इस वजह से द वर्ड राजपूत मीन्स, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? पूत बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, राज राजा, तो राजपूत मीन्स सन ऑफ अ राजा और सन ऑफ अ किंग। बट ऑल द राजपूत डू नॉट बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज। लेकिन सभी जो राजपूत थे वो किसी राजाशाही फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। मैनी राजपूत फैमिलीज ट्रेस देयर ओरिजिन टू सन और मून। बहुत सारी राजपूत फैमिलीज ऐसी थी जो अपने आप को कहते थे कि दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी सन और द मून, और इसलिए उनको क्या नाम दिया गया? सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। Those who were originated from the family of sun, those were सूर्यवंशी, and those who were originated from the family of moon, those were considered as चंद्रवंशी। अब कुछ ऐसे भी थे जिनका माना जाता था कि वो कहाँ से निकले हैं? Those were the origination of from अग्नि, और उनको बोला जाता था अग्निकुलास। उनको क्या बोला जाता था? अग्निकुलास। Origination from sun, सूर्यवंशी, from moon, चंद्रवंशी, and from Agni, Agnikulas. It is also believed that the main four clans of Rajputs were born from fire altars, hence they are also known as Agnikulas. They are Parmaras. अभी ऐसा माना जाता है कि चार क्लैंस क्या है? फैमिलीज, कि चार फैमिलीज ऐसी थी, चार परिवार ऐसे थे जो कहाँ से, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अग्नि से। तो इसलिए उनको अग्निकुलास माना जाता था, अग्नि के कुल के, अग्नि के वंश के। और वो चार फैमिलीज कौन सी थी? परमारास मालवा में, प्रतिहारास राजस्थान और गुजरात, चौहान्स अजमेर में, और चालुक्यास गुजरात में। देयर वर अबाउट 36 क्लैंस ऑफ राजपूत। राजपूतों के इसी प्रकार अभी हमने जो चार नाम किए हैं, ऐसे ऑलमोस्ट कितनी फैमिलीज थी? टोटल 36 फैमिलीज वर देयर, यानी 36 वंश जो है वहाँ पर अलग अलग राजपूत में से दे वर रूलिंग। अब अगर हम लोग राजपूतों में से बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चौहान डायनेस्टी की। चौहान डायनेस्टी एंजॉयज अ स्पेशल प्लेस ऑफ प्रेस्टीज अमंग ऑल द राजपूत क्लैंस। सभी राजपूत परिवारों में चौहान जो वंश था
उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी. Okay, they were one of the most prestigious among all the Rajputs. The Chauhan kings ruled over Gujarat and parts of Rajasthan. और अगर हम लोग चौहान फैमिली की बात करते हैं तो उनमें जो सबसे फेमस जो राजा सामने आए वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान. ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग अमंग चौहान. वो जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा थे चौहान वंश के. एंड ही केम टू थ्रोन. थ्रोन होता है बेटा गद्दी. तो ये गद्दी पर कब बैठे, शासन में कब आए? 1177 CE में. देखो 1000 तक हमने पढ़ा कौन थे? 1750 से 1000 तक राष्ट्रकूटा, प्रतिहारास एंड पालास थे. लेकिन बाद में प्रतिहारास हमने देखा लास्ट में कि वो 5 अलग अलग स्मॉल एम्पायर्स में डिवाइड हो गए. तो उनमें से एक कौन से थे? चौहान्स या राजपूत आप कह सकते हो. तो पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर कब बैठे? 1177 में. ही मेड मैनी कंक्वेस्ट्स, यानी युद्ध, उन्होंने भी बहुत से युद्ध लड़े. ही ऑल्सो चेक द एडवांसेस मेड बाय मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी जो थे बेटा, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी युद्ध नहीं हारा था. लेकिन जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नदन पार्ट में देयर वाज अ रूल ऑफ पृथ्वीराज चौहान. और जब उनको इस बात की खबर मिली कि भारत के ऊपर मोहम्मद गौरी, जो कि कहाँ से आ रहा था? अफगानिस्तान से आ रहा था, वो भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो उन्होंने तराइन जो एरिया है वहीं पर उसको रोक लिया. ठीक है. ही वॉज सो इंटेलिजेंट. और अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स, अपनी सेना और अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प से उन्होंने वहाँ पर युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी के साथ. एंड ही डिफीटेड हिम. उन्होंने उसको क्या कर दिया? हरा दिया. और यही जो युद्ध हुआ था इसको बैटल ऑफ तराइन भी बोला जाता है. ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफीटिंग हिम एट द बैटल फील्ड ऑफ तराइन. तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? किसको हरा दिया था? मोहम्मद गौरी को उन्होंने हरा दिया था. इवन टुडे पृथ्वीराज चौहान रिमेन्स अ हीरो ऑफ मैनी फोक टेल्स ऑफ इंडिया. आज भी बहुत सारी कहानियों में जो है पृथ्वीराज चौहान को कैसे एक हीरो की तरह दिखाया जाता है, एक रियली अ ग्रेट एम्परर. अब उनके जो दरबारी कवि थे, ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर 9 में किया था ना कि ये राजा महाराजा क्या करते थे? अपने दरबार में कवि रखते थे जो उनकी प्रशंसा में या जो भी वो लोग कार्य करते थे उसके बारे में पूरा ब्यौरा वो लोग लिखते थे. तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? चंद बरदाई. और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पूरे कामों का, उन्होंने क्या क्या किया, उनके बहादुरी के जो किस्से लिखे, उनके लिए जो किताब लिखी, इट वॉज अ पोयम, एपिक पोयम. और क्या नाम था उसका? पृथ्वीराज रासो. इट वॉज द नेम पृथ्वीराज रासो विच हैज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड इट वॉज रिटन बाय चंद बरदाई. अब हुआ क्या? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जयचंद. डू यू नो, हम लोग रीड कर रहे हैं बेटा. जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज हेल्ड अ स्वयंवर. अब बेटा ये जयचंद कौन था? जयचंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के फ्रेंड थे. ओके. लेकिन किसी कारण से इन दोनों में ना डिस्प्यूट हो गया. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे पर किसी कारण में दोनों में जब डिस्प्यूट हो गया तो दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया. तो पृथ्वीराज चौहान जी जो थे वो जयचंद की डॉटर, उनसे मैरिज करना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू मैरी हिम. लेकिन जयचंद ऐसा नहीं चाहते थे. तो व्हाट ही डिड, ही हेल्ड अ स्वयंवर. उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखवाया और उन्होंने सभी आसपास के बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को बुलाया उस स्वयंवर में. लेकिन क्योंकि अब उनकी दोस्ती पृथ्वीराज से टूट चुकी थी, अब वो उसको पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनवा दिया और उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया. आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको दरवाजे पर उन्होंने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया. किस लिए? उसकी इंसल्ट करने के लिए. लेकिन जब स्वयंवर हुआ तो जो उनकी बेटी थी संयुक्ता, जिसके लिए कि ये स्वयंवर रचाया गया था, उन्होंने किसी भी राजा के गले में माला ना डाल के व्हाट शी डिड, शी मूव टुवर्ड्स दैट स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड पुट द गार्लैंड अराउंड द स्टैचूज नेक. उसने क्या किया? वो अपनी वरमाला ले गई और किसको पहना दी? जाके उस स्टैचू को पहना दी. Before the courtiers realized what had happened, Prithviraj, who had been hiding close by, sprung up and rode away with the princess.
और हुआ क्या बेटा, उसके बाद पृथ्वीराज, जो कि ऐसा माना जाता है वो वहीं पर आसपास कहीं पे छुपा हुआ था, जब उसने देखा कि संयुक्ता ने उसी के स्टैचू में माला डाल दी तो वो उसको लेकर वहाँ से भाग गई। और इसके कारण अब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में जो दुश्मनी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी and constant infighting created disunity and enmity among the Rajputs। अब देखो एक एग्जांपल तो हमने अभी देख लिया जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो ऐसे ही और भी डिस्प्यूट्स बाकी राजपूत राजाओं के बीच में अलग अलग कारणों से होने लगे। आपस में वो लोग लड़ते रहते थे अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, अब हमने जो अभी ऊपर स्टोरी देखी जयचंद और पृथ्वीराज की, देखो पिछली बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन इस घटना के बाद जब पृथ्वीराज चौहान उनके बेटे को लेकर चले गए तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी को दोबारा बुलाया, बोला कि अब तुम भारत पर आक्रमण करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब जयचंद पहले पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, उसको उसकी सारी टेक्निक्स का पता था कि ये युद्ध पिछली बार ये कैसे जीता, इसने मोहम्मद गौरी को कैसे हराया। अब वही सारी तकनीकें उसको पता थी, तो इस बार उसने किसका साथ दिया, इस बार उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। उसने बोला कि तुम दोबारा आक्रमण करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो क्या मतलब इन्हीं देखो इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण क्या हुआ, हम खुद ही बाहरी शक्तियों को न्योता देने लगे। वी इन्वाइटेड आवरसेल्व्स कि आओ भी हमारे देश के ऊपर कब्जा करो, हमारे देश पर हमला करो। क्यों, सबको अपने अपने साम्राज्य की पड़ी थी, जयचंद को बदला लेने की पड़ी हुई थी। तो इसी प्रकार मोहम्मद गौरी के साथ साथ और भी जो दूसरे मुस्लिम इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी जो थे, दे इन्वेडेड इंडिया, उन्होंने भारत के ऊपर हमले किए और यहाँ पर अपने राज्य स्थापित किए। राजपूत्स फेल्ड टू जॉइन हैंड्स विद ईच अदर टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशंस। अभी जो अरब साइड से या जो भी है मुस्लिम इन्वेडर्स भारत आ रहे थे, अब क्योंकि राजपूत्स में आपस में ही नहीं बनती थी, है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, तो इतने ज़्यादा इनमें डिस्प्यूट्स बढ़ चुके थे कि अब ये बाहरी शक्ति के खिलाफ भी एक नहीं हो पाए। और इसके कारण क्या हुआ, इनका शासन भी खत्म होकर अब भारत पर किसका कब्जा हो गया, किसका शासन स्थापित हो गया, मुस्लिम्स का। So here our topic of these kingdoms is finished. We'll continue our chapter in the next class. I hope till here the chapter is clear to you all. If still you have any doubt, you can ask me. Till then, take care and have a good day.